यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट है हमारा, जो डेली का टारगेट है ये आपको रोज़ 8 बजे, 8 से 8:15 के बीच में आपको रोज़ टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से हमारा टारगेट का डे है, ये डे आपका रहेगा 11 नंबर। ठीक है, आपका 11वां दिन है, जो 80 टारगेट है उसमें आपका 11वां दिन आज होगा। और आपकी जो डेट है 24 फरवरी 2025। ठीक है, तो यहाँ से देखो टॉपिक हमारा क्या है, ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा अभी चल रहा है। तो इसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी था। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हमारा आएगा वायुमंडल। वायुमंडल में हमारा अंदर आता है टॉपिक वायु राशि और वातागर और चक्रवात। इन तीनों टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन आपको यहाँ से, मतलब क्या टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने हैं। देखो पूरे टॉपिक मैंने नहीं उठाया यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ टॉपिक है वही टॉपिक में आपको यहाँ से इन तीनों टॉपिक को लेकर पढ़ना है। राइट, देखो आज हमारा जो टारगेट है ये ज्योग्राफी का, ठीक है, और आपका जो पॉलिटी का होता है इसमें कुछ थोड़ा कम टॉपिक है। ठीक है, जिसको लेकर मैंने इस वजह से आज क्या है, जो करंट का टॉपिक है उसको मैंने 4 टॉपिक ऐड कर दिए हैं। वैसे 2 देता था, आज मैंने 4 किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक एक करके 2 करके मैं रोज बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायु राशि। यहाँ पे वायु राशि क्या है इसको देख लेते हैं। देखो वायु राशि के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है, इसका वर्गीकरण क्या होता है। पहले देखना है वायु राशि क्या होती है, इसका वर्गीकरण करोगे। वर्गीकरण आपका होना है ध्रुवीय वायु राशियाँ में और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ में। ये आपका इसका जो क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो ध्रुवीय जो हमारी वायु राशियाँ होती है वो क्या होती हैं, और उष्णकटिबंधीय हमारी जो वायु राशियाँ हैं वो क्या होंगी। राइट, उसके बाद हमारा है वातागर। वातागर में क्या है, वातागर आपका, इसका वातागर का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपका जो आएगा हमारा उष्ण वातागर और आपका आएगा शीतोष्ण वातागर। ये दोनों वातागर आप क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसी में आता है हमारा अधिविशिष्ट वातागर। अधिविशिष्ट वातागर क्या होता है ये भी आपको यहाँ से पढ़ना है। स्थायी वातागर होते हैं, ये क्या होते हैं। राइट, और उसके बाद हमारा चक्रवात, अगला साइक्लोन। चक्रवात क्या होते हैं, ठीक है, चक्रवात क्या होते हैं आपको ये पता करना है। उसके बाद इसी चक्रवात में हमारा आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं और ये क्या होते हैं। राइट, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद इसी में टॉपिक हमारा है चक्रवात में वायु प्रणाली। जो हमारी चक्रवात होती है उसमें वायु प्रणाली क्या होती है, इसकी दिशा कैसी होती है, ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चक्रवात का आगमन कैसे होता है, ठीक है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे यहाँ पर आया और क्या क्या यहाँ पर जो फोर्स रहता है उसमें क्या क्या लगता है। ठीक है, तो आपको ये सब एक बार एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर करना है दोनों टॉपिक पे। इस पे हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसमें। ठीक है, उसके बाद आएगा इसी में उष्ण वातागर प्रदेशी जो वर्षा होती है ये क्या होगी। हमारी शीत वातागर जो प्रदेशी वर्षा ये क्या, कपासी वर्षा होती है क्या, शीत वर्तांश होता है ये क्या होता है। ठीक है, और हमारा आता है अगला उष्ण वर्तांश, ये क्या होता है। ठीक है, जो हमारा वार्म सेक्टर होता है ये क्या है। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, जितने हैं आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होंगे, शीतोष्ण हमने पढ़ लिया। ठीक है, उष्ण में क्या होंगे, उसमें हमारा भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चक्रवातों का नामकरण क्या होगा, कौन नामकरण करता है, क्या नामकरण इसमें किस आधार पे करते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। हाल ही में हमारे कुछ चक्रवात आए हुए हैं, कौन से चक्रवात आए। ठीक है, हाल ही में जो न्यूज़ में हमारे चक्रवात रहे हैं वो सभी चक्रवात आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं मिलता ये वाला टॉपिक हाल ही में चक्रवात, देखो आपके पास अगर बुक है, न्यू लेटेस्ट वर्जन की बुक होगी, आपका लेटेस्ट आपका नोट्स होगा तो वहाँ पे दिए होंगे ये सब। ठीक है, अगर नहीं दिए, आपके पास नहीं मिलता है टॉपिक, तो आप कमेंट करके इसी टारगेट में नीचे आप बताओगे कि इसका जो चक्रवात वाला है जो टॉपिक आपका वो शेयर कर देना। तो आपको हाल ही में जो है चक्रवात आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो, वरना कोई नहीं, आपके पास है तो आप उससे कवर कर सकते हो। देखो ये जरूरी नहीं कि हाल ही में, मतलब हमारे हाल ही मतलब क्या होगा कि 2024 में जो है। ठीक है, ऐसा नहीं, 2022, 23, 24 कम से कम 3 से 4 साल में जितने चक्रवात आए सभी चक्रवात आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रति चक्रवात क्या होता है, जो हमारा एंटी साइक्लोन होता है ये क्या है, ये आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया, कुछ कम टॉपिक था ज्योग्राफी का। राइट, तो यहाँ से ज्योग्राफी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। ज्योग्राफी आपको कहाँ से कवर करना है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो आपकी मैथ्स बनवाल की बुक है वहाँ से कर सकते हो। पॉलिटी का अगर आप जो आपका ज्योग्राफी का नोट्स है विजन एस का, वहाँ से कर सकते हो। अगर दृष्टि का नोट्स है, मतलब जितने भी कोचिंग है किसी का अगर नोट्स आपके पास है तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। सफिशिएंट होता है नोट्स का भी। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक कम लिखे हों, इस वजह से मैं बुक बोलता हूँ, पहले प्रेफरेंस देता हूँ बुक को, कि बुक को प्रेफरेंस दो, वहाँ से आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक हमारा 2 नंबर है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ठीक है, इसमें देखो हमारा न्यायपालिका की संरचना हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था क्या, सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया था। ठीक है, और एक यहाँ पर देखा था कार्यप्रणाली देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आपको पढ़ना है क्या, जिला न्यायालय क्या होता है, जिला न्यायालय क्या होता है, कैसे काम करता है ना, कौन कौन इसमें शामिल होता है ये आपको पढ़ना है। और जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की होती है और क्यों करते हैं। राइट, कौन कौन करता है, क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, कुछ शक्तियाँ भी इनकी होंगी। ठीक है, तो आपको करना है। उसके बाद हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है ये आपको यहाँ से पढ़ना है। तो 4-5 टॉपिक हमारे ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है ये क्या होंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ से पढ़ना है इसी में। तो इसमें हमारे इसके अंतर्गत आएगा ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या होता है, कौन से आर्टिकल से है, कुछ आर्टिकल भी यहाँ पर दिया हुआ, ये क्या है, सामाजिक बॉडी, संवैधानिक है ना। तो क्या ऐसा बाकी एक चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि ग्राम न्यायालय आपने पढ़ा, पूरा लिखा है, आपने पढ़ डाला कि हाँ ये होता है ये होता है बस। ठीक है, आपको यहाँ से पॉइंट निकालने हैं। ग्राम न्यायालय है,
कब स्थापित हुआ, है ना, कहाँ, मतलब कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, कब यहाँ बनाया गया, राइट। हमारा जो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइप से आपको यहाँ पर पॉइंट क्रिएट कर लेने, ऐसे करके ग्राम न्यायालय लिखा और यहाँ पे अपने पॉइंट पूरे क्रिएट कर लिए ऐसे करके, ठीक है। तो आपका अच्छे से ये भी टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा है ग्राम पंचायत अधिनियम जो 2008 है, इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि न्यूज़ में था थोड़ा सा ये, तो इस वजह से हमारा करंट रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2008 वाला, तो आपको ये पढ़ना है कि क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। हमारा 2008 का जो ग्राम जो पंचायत अधिनियम था इसकी पढ़ना होता है क्या है, प्लस इसकी विशेषताएं पढ़नी है कि इसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है 6 से 7 लाइन का, इसको आपको कवर कर लेना है। आगे देखते हैं टॉपिक 3 में आ गए हम लोग करंट अफेयर्स में। जो हमारा सेकंड टॉपिक था पॉलिटी का, आपको पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत है, या तो आप राजेश मिश्रा सर की बुक होती है वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। अगर नहीं है पॉलिटी की आपकी एम लक्ष्मीकांत है तो भी वो भी सफिशियंट है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। जो नोट्स मटेरियल होगा वहाँ से भी आप अपना देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक हमारा 3 है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आज आपको 4 टॉपिक दिए हैं, ठीक है। चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीआईबी और योजना से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला तो हमारा दे रखा भारत जो हमारा टेक ट्रिम्प यहाँ पर प्रोग्राम है इसको लेके, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। भारत जो टेक ट्रायम्फ है इसको कार्यक्रम TTP, हमारा स्रोत क्या है, पीआईबी से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ इसका क्या किस संदर्भ में था, क्योंकि भारत में गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत यहाँ पर भारत में टेक जो हमारा ट्रायम्फ प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था। किसमें, सीजन 1 के तहत। आपसे बोलेगा ये दूसरे सीजन का प्रोग्राम है जो चलाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 आपको यहाँ से याद रखना है। आगे विजेता सैन फ्रांसिस्को में गेम जो डेवलपर्स हैं कॉन्फ्रेंस GDC 2025 और भारत में वेब जो शिखर सम्मेलन अपने नवाचार प्रस्तुति यहाँ पर करेंगे। कौन सा, आपसे बोलेगा यहाँ पर USA और यहाँ पर भारत, यहाँ पे फिर सैन फ्रांसिस्को जगह पर USA दे देगा। बाकी आपका याद रखना है कि कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन प्रस्तुत करेगा शिखर सम्मेलन को लेकर, तो आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट यहाँ से, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं साथ, तीसरा पॉइंट यहाँ से होगा भारत टेक जो हमारा ट्रायम्फ कार्यक्रम है TTP, ये भारत टेक जो ट्रायम्फ कार्यक्रम TPT के बारे में क्या है, ये आपका कार्यक्रम क्या है, ठीक है। भारत में गेमिंग उद्योग नवाचार, राइट, और जो हमारे इंटरेक्टिव जो हमारे मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। आपसे बोलेगा ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, तो क्या गलत हो जाएगा। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, भारतीय गेम डेवलपर्स स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों को वैश्विक प्रदर्शन कर यहाँ पर करता है, ठीक है। जो भारत हमारा गेम डेवलपर्स है स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों को वैश्विक प्रदर्शन यहाँ पर प्रदान करता है। और इसका मंत्रालय जो एवं आयोजक ये कौन होगा, देखते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंत्रालय और आयोजक कौन होता है। इसका मंत्रालय हमारा होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये, ठीक है। आपसे बोलेगा जो उसमें हमारा मंत्रालय होगा तो इसमें मंत्रालय हमारा गृह मंत्रालय, क्योंकि भारत के अंतर्गत तो गृह मंत्रालय होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय नहीं होगा, ये हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होगा। ये चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी पहले में देख रहे करने सरकारी संस्था होगी, ठीक है। इंटरेक्टिव जो हमारे एंटरटेनमेंट एंड हमारे इनिशिएटिव जो काउंसिल है, ये यहाँ पर इसका भागीदार आयोजन कौन होगा, भागीदार उसका यही होगा, ठीक है। आपसे बोलेगा इसका भागीदार हमारा होगा, ये हो जाएगा आपका बोल सकता है जो हमारी कोई संस्था बोल देगा यहाँ पे इंडियन की, वो उसके ये हमारा भागीदार हो सकता है, ठीक है। तो भागीदार कौन है आपको याद रखना है, EIEIC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ 5 पॉइंट आपके हो गए यहाँ से, ठीक है। जो आपको जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट आपके गलत हो सकते हैं वो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो सकता है इसका उद्देश्य होता है वैश्विक मंच पर भारतीय गेमिंग प्रतिभा की पहचान करना और उसे बढ़ावा देना, ठीक है। ये हमारा इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका जो हमारा टारगेट होगा ये क्या होगा, इसकी पहचान करना, उसे बढ़ावा देना, ठीक है। आपसे बोलेगा कि इसका कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि भारतीय गेमिंग प्रतिस्पर्धा है उसको मतलब कम करना, ऐसे करके देख सकता है, या उसकी पहचान को हटाना, क्योंकि ये हमारा भारत में गेमिंग की बढ़ रहा है, इस वजह से इसको कम करना, ऐसा कुछ करके आपको दे सकता है। तो आपको छठा पॉइंट यहाँ से याद रखना है ये, ठीक है। और उसे बढ़ावा देना है, ना कि उसके यहाँ पर जो उसको लेकर के यहाँ पर कम करना, ऐसे पूछ सकते हैं कुछ, ठीक है। गेमिंग हमारे एनिमेशन और जो इमर्सिव प्रौद्योगिकी इसके लिए कृत्रिम वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और मेटावर्स में जो हमारे नवाचार समर्थन है वो करें, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है गेमिंग जो हमारे जो एनिमेशन होता है इसके लिए आपको बोलेगा कि हमारा सिर्फ ये कृत्रिम वास्तविकता पर ही यहाँ पर नवाचार को समर्थन करेगा, ठीक है। आपकी गलत हो जाएगा, तो क्या है, कृत्रिम और जो भाषी है दोनों पे करेगा, ठीक है। तुम्हारा छठा पॉइंट हो गया, 7वां पॉइंट जो भी है याद रखना है आपको, ठीक है। 8वां देखते हैं पॉइंट यहाँ पे। 8वां पॉइंट का मतलब हमारा जो यहाँ से गलत पॉइंट आपको हो सकते हैं वो 8 मैंने आपको पॉइंट बनाया, ठीक है। क्रिएट इन इंडिया की पहल के तहत विश्व स्तरीय जो गेम है इसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप और स्टूडियो को प्रोत्साहित करना, हमारे जो स्टार्टअप्स होंगे स्टूडियो होंगे उनको प्रोत्साहित करना, और भारत टेक हमारा जो ट्रायम्फ है इसके कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी। देखो यहाँ पर क्रिएट हमारे इन इंडिया के पहल के तहत आपसे बोल देगा जो हमारे खेलो इंडिया पहल के तहत ऐसा बोल देगा, ठीक है। तो आपको 8वां पॉइंट यहाँ से मिल गया कि क्या गलत कर सकता है, वो क्रिएटिव इंडिया की जगह आपको खेलो इंडिया दे सकता है, ठीक है। भारत टेक जो ट्रायम्फ है प्रमुख इसकी मुख्य की विशेषताएं क्या होगी, ये कार्यशील प्रोटोटाइप
वाले जो डेवलपर्स हैं, स्टूडियो, स्टार्टअप्स और तकनीकी फर्मों के लिए आपको खुला हुआ है। ठीक है, ये 3 चरणीय चयन प्रक्रिया है, खेल प्रस्तुति, विशेषज्ञ मूल्यांकन और अंतिम प्रदर्शन। आपसे बोलेगा ये हमारी 4 चरणीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 चरणीय सिर्फ प्रक्रिया होगी, कौन सी? खेल प्रस्तुति, विशेष जो मूल्यांकन है और अंतिम प्रदर्शन। ठीक है, तो आपके करीब 9 से 10 पॉइंट आपके यहाँ से कवर होगा अच्छे से। ठीक है, आप पॉइंट लिख भी सकते हो, कहाँ का आपको गलत हो सकता है, ऐसे क्रॉस करके बना के आप लिख सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, विजेताओं को GDC 2025 और वेब्स में प्रस्तुति देने के लिए पूर्णतः प्रायोजित अवसर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ से टॉपिक 2 है इसमें, यहाँ पर पुनर्गठित जो हमारा बांस मिशन है, जो बम्बू मिशन है, ये दे रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं टॉपिक नंबर 2 को। यहाँ से ये हिंदी पूरा दे रखा है, आप इसको भी रीड कर सकते हो, मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से कर लोगे। ठीक है, देखो PDF भी मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन देखो ये देखने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। मैं सिर्फ PDF देके आप चाहूँ तो मैं PDF आपको टेलीग्राम पे देके सब आपको कवर कर दूँ कि आप ये सब जितना दिया आप इसको पढ़ के कवर कर लो। तो मैं आपको एक बार क्लियरिटी दे देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ से कवर करना है, उसके बाद आप यहाँ से PDF अपना लेके उसी चीज़ से आपको कर जाओ। ठीक है, वो इसी लिए ज़रा टाइम का वीडियो नहीं बनाता मैं, क्योंकि कुछ जो 10 से 12 मिनट का रहेगा, जैसे कि करंट अफेयर को थोड़ा टॉपिक ऐड करके मैं समझा रहता हूँ। ठीक है, कि आपको ढूंढना पड़ेगा टॉपिक, इस वजह से यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। ये पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018 में यहाँ पर 19 केंद्र प्रायोजित जो योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो हमारा राष्ट्रीय जो बांस मिशन है ये 2019 में लागू किया गया था पेंडेमिक के टाइम, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 2018 में लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, ये गैर वन भूमि में बांस के प्रकार, प्रसार और खेती, बांस उपचार, बाजारों की स्थापना, उस्मान जो केंद्र हैं उनके मूल वर्धित उत्पाद के विकास में प्रसंस्करण उपकरणों, उनके यहाँ पर विकास के लिए सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, कहाँ पर? सरकारी और निजी दोनों में। आपसे बोलेगा कि सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा, तो क्या गलत हो जाएगा? ये दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर उपकरणों को लेकर सहायता प्रदान करेगा। आगे वित्त पोषण इसका कौन करेगा? इसका वित्त पोषण पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं उनको, और जो पहाड़ी राज्य होंगे उनको सभी छोड़कर सभी राज्यों के जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त पोषण है उसका 60 और 40 का रेशियो होगा। ठीक है, 60% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट। और ये 90 और 10 का रेशियो, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश और बांस जो हमारे प्रौद्योगिकी सहायता समूह है उनको लेकर यहाँ पर 90 और 10 ये दिया जाएगा। ठीक है, 90% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूह है BTSG ये है, और राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसी है उसके मामले में 100% यहाँ पर देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों कब यहाँ पर कौन सा कितना % देगा। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। देखो इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है जो हमारी गुणवत्तापूर्ण रोपण जो सामग्री इसकी उपलब्धता बढ़ाना, बांस की खेती का क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, और फसल के बाद प्रबंधन जो है, प्राथमिक उपचार यहाँ पर देखना, मसाला संरक्षण जो तकनीकी है उससे बाजार के जो बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास के उत्पाद में यहाँ पर सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब हमारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। और कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, बांस और उत्पादों के यहाँ पर आयात पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों को फिर से संरेखित करना। ठीक है, तो हमारे कुछ इसके उद्देश्य हो जाएंगे। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि हमारे जो बांस मिशन है, बम्बू जो मिशन था, इसको लेकर हमारे क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, इसके उद्देश्य में से कौन सा बोलेगा आपका सही है, तो ये सब जो आपका अगर स्टेटमेंट देगा तो आप यहाँ पे सही बता सकते हो। ठीक है, बांस को हमारा उद्देश्य लिखो, बांस जो मिशन है ये, और यहाँ पे इसके उद्देश्य, और ऐसे करके पॉइंट आप बना जाओ। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। हमारा जो इसकी कार्यान्वयन इससे कौन करेगा? इससे राज्य नोडल विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसे संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पर नामित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक 3 हमारा आ गया करंट अफेयर्स का। स्कीम है कौन सी? गुरु शिष्या परंपरा स्कीम। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये आपको देखो पूरा इंग्लिश में दे रखा है PIB का, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये देखो संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी रिपर्टरी अनुदान है इसके संवर्धन के लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता यहाँ पर क्या लागू की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। आपसे बोलेगा जो गुरु शिष्य जो हमारा है ये डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसकी तरह चलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा? हमारा ये चला जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट, ये गुरु के मार्गदर्शन में कलाकारों शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला ये सब यहाँ पर इसमें जो संगठन इसके रूप में यहाँ पर शामिल करेगा। आपसे बोलेगा कि जो गुरु मार्गदर्शन है ना कलाकार, उसको प्रशिक्षित करने के लिए ये सिर्फ रंगमंच को लेकर यहाँ पर एक सांस्कृतिक संगठन की सहायता प्रदान करेगा। तो क्या गलत है? ये हमारा रंगमंच भी होगा, लोक कला भी होगा, संगीत नृत्य भी होगा, जिसके लिए यहाँ पर ये संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे
इसमें पात्रता कौन हो सकता है, मतलब कौन इसके पात्र हो सकते हैं? देश भर के सांस्कृतिक संगठन, जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं, आवेदन करने वाले पात्र होंगे, बशर्ते वे गुरु शिष्य परंपरा का पालन करें। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो इसके पात्रता देश हैं, ये केवल कुछ ही सांस्कृतिक संगठन इसमें आवेदन कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पर पहले से किसी में भाग लेते आ रहे हैं, ऐसा करके देगा आपको। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर कर सकते हैं, कोई टर्म कंडीशन यहाँ नहीं दिया है, बशर्ते क्या है, वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना चाहिए। ठीक है, इनका लक्ष्य समूह क्या होता है, टारगेट जो हमारा इसका होता है समूह क्या होगा, ये योजना नृत्य, संगीत, रंगमंच, पारंपरिक कला रूपों में 3 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिष्यों को यहाँ पर समर्थन करेगी। कितना? 3 वर्ष और उससे अधिक की आयु। आपसे बोलेगा ये योजना है, ये 5 वर्ष से अधिक की आयु को यहाँ पर जो होगी समर्थन करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, वित्तीय सहायता क्या होगी। इसकी वित्तीय सहायता, ये योजना प्रत्येक गुरु निर्देशक को प्रति माह 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और रंगमंच में अधिकतम 18 शिष्य और संगीत में और नृत्य में जो होंगे हमारे, ये 10 शिष्य प्रत्येक गुरु के तहत यहाँ पर सहायता प्रदान कर सकेंगे। आपको यहाँ पर डेटा है, उसमें भी कम या ज़्यादा कर सकता है, तो याद रखना है। उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य जो हमारा लक्ष्य रहेगा, ये पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने हेतु शिष्यों को उनके संबंधित गुरु द्वारा यहाँ पर नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये हमारा इसका उद्देश्य हो जाएगा। राइट, आगे हमारा टॉपिक नंबर 4 है करंट अफेयर्स का। ग्लोबल जो हमारा मिटिगेशन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, देखते हैं इसको। ये भी हमारा जो था, ये आया था PIB में। ठीक है, 4 फरवरी को देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और सिक्किम, उत्तराखंड के लिए 150 करोड़ रुपए का वित्त पोषण यहाँ पर NDMF जो है, इससे 135 करोड़ रुपए और राज्यों से 15 करोड़ रुपए के साथ यहाँ पर स्वीकृत किए गए। ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्य इसका क्या, टारगेट, ये जीवन की हानि को रोकना, प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करना और वैज्ञानिक समन को बढ़ाना। ठीक है, और स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करना यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है लक्ष्य में। राइट, तो इसका इतना ही पॉइंट है क्या, इसका इतना ही पॉइंट होगा। ठीक है, इसका जो हमारा है सिंपल से बताया गया है कि हमारा जो ग्लोबल मिटिगेशन प्रोजेक्ट था, ये आपको क्या है, सिंपल था। ठीक है, क्या है और ये कौन कौन से राज्य इसमें बोलेगा, इसमें वित्त पोषण कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोल देगा। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य होगा जीवन की हानि को रोकना, प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करना और वैज्ञानिक समन को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वदेशी ज्ञान को उपयोग करना। ठीक है, यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। इन सब के जो PDF रहेंगे, इनका तो PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको, प्लस जो और भी हमारा इसी के 3-4 टॉपिक हैं, उसका PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में। अभी मैं मॉर्निंग या ये भी दोपहर 12-1 तक हो सकता है कर दूंगा। जब तक आप टारगेट खत्म करोगे उससे पहले आपको यहाँ पर 11-12 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप वहाँ से भी कवर करोगे, प्लस यहाँ पे जो 3-4 मैंने करंट दिए, सेमी करंट होगा वो भी, बस कुछ डेटा वहाँ पे और ज़्यादा मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ। ठीक है, हमारा चौथा टॉपिक आता है मैप को लेकर। मैप में आज हमारा इक्वाडोर और आपका गुयाना। ठीक है, देखते हैं इनको। इसमें है इक्वाडोर, राजधानी हमारी क्या होगी, इसकी राजधानी जो कैपिटल है क्विटो। ठीक है, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो हमारी सीमाएं होंगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये उसकी उत्तर की सीमा जो है कोलंबिया और पूर्व की सीमा पूर्व दक्षिण में हमारे पेरू से लगती है। ठीक है, जलीय निकाय से क्या होंगे, इसकी जलीय निकाय की इसकी सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसमें अमेजन बेसिन के कुछ हिस्से शामिल है और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये तीनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है और इसकी राजनीतिक सीमाएं हैं वो भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैप में भी, आपके पास अगर एटलस होगा या बड़ा मैप है तो वहाँ पे भी आप जाके इसको एक जो चीज़ है इसको देख सकते हो। ठीक है, कम से कम देखो, जब मैं इतना टाइम पढ़ाता हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट आपको मैप में लास्ट में टारगेट में देना है। ठीक है, अपना टारगेट फॉलो करोगे, लास्ट का हमारा मैप होता है, तो आप क्या करना, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आपको सीधे से अपना जो मैप है या आपके पास एटलस होगा उसमें जाके 10 मिनट तक करीब इसको देना है कि क्या यहाँ पे कौन सा है, तो उसका भी आपको अलग से लिख लेना है साइड में। ठीक है, गुयाना कैपिटल क्या होगी, जॉर्जटाउन। ठीक है, ये हमारा क्या स्थलीय सीमा है, इसकी सीमा है सूरीनाम, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में वेनेजुएला से लगती है। ठीक है, जलीय निकाय क्या होगा, इसकी सीमाएं उत्तर में अटलांटिक महासागर से लगती है। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, इसके याद रखने हैं गुयाना के। राइट, तो इस टाइप से देखो, जो टारगेट था आज मैंने यहाँ पे आपका टारगेट नंबर 11 कवर कर दिया। ठीक है, जो 80 नंबर टारगेट है उसमें। राइट, और देखो अभी कुछ टाइम बाद, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा क्या होली है। ठीक है, तो होली का मैं टारगेट जो रहेगा आपको नहीं दूंगा, वो जो हमारा फेस्टिवल आएगा, जैसे कि होली हुआ। राइट, अभी और होली के बाद तो कोई फेस्टिवल पड़ेगा नहीं UPSC के पेपर पहले, तो 1-2 दिन का मैं आपको जो ब्रेक दूंगा वहाँ पे होली में टारगेट आपको नहीं आएगा, जो रहेगा बस रिवीजन करेगा वहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी मैं आज का टारगेट आपको करा दिया और आपसे आपको जाके आप सीधे से कवर करना है अच्छा सा, और कुछ पॉइंट रहता है, कुछ डाउट रहता है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूँगा। राइट।